Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from Unit 1, Understanding Contemporary Indian Society, which one is the part of our DLED first year book, Education and Society. So, Chapter 2, Societal Challenges in India. भारत में सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई लैकिंग हो रही है या डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं. तो लाइक इंडिया देयर आर मैनी कंट्रीज हु आर डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, सामाजिक चैलेंजेस हैं जो हमारी डेवलपमेंट में, ये लगा लो कि आप डिजीज हैं या फिर जो हमारी डेवलपमेंट की रूट्स हैं उसको खोखला करने के काम करती हैं. ये हमारे डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी हो सकते हैं, ये हमारे सोशल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कल्चरल चैलेंजेस भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल चैलेंजेस भी हो सकते हैं. तो वन बाय वन हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हमारे इंडिया में हैं जो हमारे समाज के लिए चुनौतियां. सो फर्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या कहा है? यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ ए नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ हिज वुमेन. मतलब आप किसी देश की स्थिति उसकी महिलाओं को देख के बता सकते हो कि उस देश की स्थिति क्या है. एजुकेशन ऑफ बॉय मीन्स द एजुकेशन ऑफ अ मैन, एजुकेशन ऑफ अ गर्ल्स मीन्स द एजुकेशन ऑफ अ फैमिली. किसी एक लड़के को शिक्षित करने का मतलब है उसे शिक्षित करना, और किसी एक महिला को शिक्षित करने का मतलब है कि आप उसकी पूरी फैमिली को शिक्षित कर रही हो. दिस लाइन इज गिवन बाय और सेड बाय महात्मा गांधी. So what is gender? There is a difference between the gender and sex. ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है. ह्यूमन बीइंग्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, मैन एंड वुमेन. मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है. एंड सेक्स रेफर्स टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मैन एंड वुमेन. मतलब वो सोसाइटी में रहते हुए उनके अंदर क्या बायोलॉजिकल विश या फिर क्या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे वो पैदा होते हैं, वो सेक्स के अंडर आता है. अंडर इट जेंडर इज एन अ डिफरेंट टर्म फ्रॉम दिस वन. इट डिनोट्स सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन. मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जो जेंडर है वो हमारे बर्थ के साथ ही हमें मिलता है. एंड सेक्स रेफर्स टू द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अ मैन और वुमेन हैव. सो वुमेन एंड मैन आर इक्वली ट्रीटेड नाउ अ डेज. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी इनमें थोड़ी सी इंडिविजुअल होती है, मतलब दोनों की रेट जो डिफरेंट होती है. बट अगर मैं फीमेल की बात करूँ, वुमेन की बात करूँ, तो उनका रोल ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वो एक मदर होती हैं और उनकी केयरफुल एनालिसिस करनी चाहिए जिसे जो मतलब हमारी सोसाइटी को इंगित कर सके. सो सेक्स रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द इंडिया पॉपुलेशन हैज बीन चेंजिंग, बिकमिंग अनफेवरेबल टुवर्ड्स द वुमेन. क्योंकि 1000 फीमेल्स पे हमारे पास बहुत कम ऐसा नंबर है जो 1000 मेल पे हमारे पास जो फीमेल का रेशियो है वो बहुत कम है. तो उन्हें कौन कौन सी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ती है? मतलब डाउरी की वजह से डेथ हो जाती है महिलाओं की, डिस्क्रिमिनेशन बचपन से ही हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी फीमेल को फेस करनी पड़ती है, किसी गर्ल चाइल्ड को फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Gender discrimination based on the gender is a common civil right violation that have many forms. जिसकी बहुत सारी फॉर्म हो सकती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, लैंगिक भेदभाव की. सेक्सुअल हरासमेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो चेक करा लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन. एंड अनइक्वल इश्यूज भी हैं. सो क्या है इसमें? सबसे पहला ये है कि अनफेवरेबल ट्रीट किया जाता है, मतलब उनकी जो ट्रीट है ना फैमिली में, उन्हें जैसे जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल अपोजिट है. जेंडर आइडेंटिटी में ये है उनके साथ जेंडर की वजह से ही बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है. बट नाउ अ डेज इंडिया ने ट्रांसजेंडर्स को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं. दिस आर्टिकल ऑफर इन द डेप्थ. और क्या आर्टिकल जो लॉ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लॉ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल टू. इस राइट में क्या कहा गया? द जेंडर एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन वेरियस सेटिंग, जैसे फेडरल लॉ एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिंक्स द आर्टिकल रिलेटेड टू द जेंडर एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन आल्सो इंक्लूडेड. मतलब इन्होंने जो हमारा फेडरल लॉज और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वी कांट एबल टू डिस्क्रिमिनेट अ गर्ल और अ बॉय विद रिस्पेक्ट टू देयर जेंडर, तो उसे अब हमारे संविधान में भी ऐड कर लिया गया है. वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर. वायलेंस क्या होती है? वायलेंस का मतलब होता है कि जो हिंसा की जाती है औरतों के साथ.
तो इनमें क्या क्या आते हैं, मतलब अब क्या हो गया है कि इनएडिक्वेट पॉलिसीज की वजह से जो औरतें थी वो अपना स्टेप्स नहीं उठा पा रही थी, बट अब जुडिशियल प्रैक्टिसेस भी हो गई है, विक्टिम्स को प्रोटेक्शन भी दी जाती है, इवन जस्टिस दिलाने का भी काम हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है। और इंडिया मतलब वुमेन को अपनी कंट्री का एक बहुत मुख्य पार्ट भी मानती है। फैक्टर क्या लीड करते हैं, सबसे पहला यही है, फर्स्ट फैक्टर ये है डिस्क्रिमिनेशन का हमारी सोसाइटी में, ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अनइक्वल। अगर कोई बॉय है तो उसे माना जाता है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी का पूरा राइट उसके पास है, सो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी विल गो टू वूम अ मेल। बट केरला में ये हो रहा है, बट नाउ केरला हैज बीन अ स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम जहां पे मैट्रिलियन इनहेरिटेंस है, ना कि इनहेरिटेंस है, पैटर्नल इनहेरिटेंस है, बल्कि मैट्रिलियल इनहेरिटेंस है। मतलब यहाँ पे जो पुरुष प्रधानता है ना वो बहुत कम है, मातृवंशीय है, पितृवंशीय नहीं है, ठीक है। और वुमेन आर रिगार्डेड एज अ बर्डन माना जाता है। और जो हमारी पेट्रियार्की चली आ रही है, जो पुरुष प्रधान समाज चला आ रहा है, उसमें शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, अलग से राइट प्रोवाइडेड नहीं होते, पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते, इन्फेंटिसाइड हो रहा है, मतलब जब पेट में ही पता चल जाता है कि वो गर्ल चाइल्ड है तो उन्हें मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग हो रही है, ठीक है, अपने जात पात की वजह से लोगों को एक सीमाओं में बांध दिया जाता है, और कुछ ऐसे प्रथाएं चलाई जाती है कि अपने सम्मान को लेके मृत्यु कर दी गई है, डाउरी है, ये सारी चीजें हमारे समाज में है। और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, फोर्स इन द लार्जेस्ट सिंस 1960s के बाद। और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है औरतों के साथ कि तुम कमाती नहीं हो, बट अब जो है औरतें भी वोकेशनल फील्ड में काफी आगे हैं। नेक्स्ट है हमारा जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट कैसे किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव वुमेन इक्वल राइट दिए हैं, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे किसी रिलीजन से, चाहे किसी भी रीजन से और किसी भी सेक्स से हैं। वुमेन ऑल्सो एंजॉय द फंडामेंटल राइट कर सकते हैं, वो अपनी लिटरेसी गेन कर सकते हैं, किसी डिस्क्रिमिनेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन हमारी इंडियन सोसाइटी में नहीं कर सकते। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द डिकेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1975 द डिकेड ऑफ वुमेन। यहाँ से जेंडर एम्पावरमेंट की बात हुई है। जेंडर इनक्वालिटी में जैसे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रीजंस थे उनको दूर करने की कोशिश की गई है। 1980s में वुमेन हैव बीन मेड अ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप बना लिया गया है, जिसकी वजह से जिसे भी हमें डेवलप करना है, और इसके लिए हमारी कंट्री ने द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेट किया। ये कब आया था, 1992 में। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है कि 1975 का जो डिकेड था वो वुमेन डिकेड कहलाता था। 1980s में वुमेन को एक टारगेट ग्रुप बना लिया था कि यहाँ से डेवलपमेंट का काम हम शुरू करेंगे, और 1992 में द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमारे सामने आ गया है। और उन्होंने कौन कौन सी सिचुएशन पे बात की है, एम्पावरिंग करने की, एम्पावरिंग के साथ बच्चों को जो गर्ल चाइल्ड उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने की, और लीगल प्रोटेक्शन देने की भी, और उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिला जाए, एंड जो हमारे इनजस्टिस हो रहे हैं औरतों के साथ उन्हें हम एरेडिकेट कर पाए, उसे रिमूव कर पाए, एंड डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर पाए। दिस इज कंपोज 23 एक्सपर्ट ऑन वुमेन इश्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 1982 में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें 23 मेंबर थे, जो पूरे जो वर्ल्ड है ना उसके देशों के लोग आए थे। To evolve the interference of government side, the social activists in the India worked towards the uplifting standard of living and combat communalism. तो जो सांप्रदायिकता है उसे खत्म करा जा रहा है। फीमेल फोर्टिसाइड्स जो हो रही हैं, मतलब बच्चों के पेट में ही कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उसे खत्म कराया जा रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि एम्पावरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दूर कर रहे हैं, कमीशंस प्रोवाइड किया 1992 में इंडिया ने वुमेन्स के लिए, और एम्पावरमेंट की बात की गई है, एम्पावरमेंट इन द टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड वोकेशन। इसके बाद हमारे पास यूएन की एक कमेटी हुई थी जिसके अंदर 23 मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, एंड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की बात की गई थी, फीमेल फेटिसाइड्स को रोका गया है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट आती है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या है, गरीबी का क्या है, मतलब जब आपके पास इतनी आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथन अप नहीं हो कि आपकी जो डेली लाइफ में यूजफुल चीजें हैं आप उन्हें भी जुटा पाओ। सो पॉवर्टी मीन्स इनसफिशिएंट फूड, इनसफिशिएंट क्लोथ्स, या फिर द लाइफ नेसेसिटीज आर नॉट फुलफिलमेंट आर नोन एज पॉवर्टी।
is known as poverty. So poverty is the main problem है अभी इंडिया की. Poverty exists when one is not able to get sufficient food and other necessity. जब एक आदमी अपना खाना नहीं जुटा सकता और जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बना के नहीं रख सकता, और लाइफ में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसे अगर नहीं आवश्यक चीजों को नहीं प्राप्त करने में सक्षम हो तो वो आपकी गरीबी ही कहलाएगी. So it is a inadequate amount of living life standard, physical standard और the mental standard is also known as poverty. तो ये हमारा इंडिया का poverty index है कि कहाँ पे कितनी ज्यादा poverty है. तो देखो बिहार में है बहुत ज्यादा poverty. Adam Smith's view, man is rich or poor according to the degree in which he can afford and enjoy the necessary, the convenience और amusements of life. मतलब एडम स्मिथ का ये कहना है कि मनुष्य उन सीमाओं के अनुसार गरीब या अमीर होता है जिस पे वो अपनी आवश्यकताएं, मतलब उसकी नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, उसका विश्वास बना हुआ है कि हाँ मेरी नेसेसिटीज पूरी हो रही है और वो मनोरंजन भी कर सकता है, तो आप उसे गरीबी के दायरे से बाहर समझोगे. उसके बाद है गोडार्ड्स व्यू, पॉवर्टी इज अ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आर रिक्विजिट्स फॉर एन individual to maintain himself, those dependent on him or health vigor. मतलब गरीबी का मतलब ये भी है कि जब आपके पास अपर्याप्त सामग्रियां हैं जिसमें आप अपने पे निर्भर लोगों का भी पेट अच्छे से नहीं भर पा रहे हो और खुद की भी लाइफ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो. सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल हु गेट्स मिनिमम और नो फूड रिक्वायरमेंट, जिसको फूड नहीं मिला है, क्लोथिंग नहीं मिली है या हाउसिंग नहीं है या फिर ना अच्छी एजुकेशन है ना अच्छी हेल्थ, तो दैट पर्सन इज नोन एज, दैट इंडिविजुअल इज नोन एज पुअर. सो कॉमन सेंस में कौन कौन सी पॉवर्टी इंडिकेट्स द थ्री डायरेक्शन नेमली कौन कौन से? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. डिपेंडेंस, मतलब आप इकोनॉमिक किस चीज पे डिपेंड हो ये भी अच्छे से नहीं पता है. इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी, आपके पास धन है ही नहीं. सो हमारे पास 3 टाइप की गरीबी होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और सब्सिस्टेंसी. अब इसमें भी 2 टाइप से मैं बताती हूँ आपको. सब्जेक्टिव पुअर्टी होती है, सब्जेक्टिव पुअर होते हैं और ऑब्जेक्टिव पुअर होते हैं. ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? जब आपके पास ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो कंडीशंस नहीं है जो आपकी बेसिक कंडीशन है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी. और सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होती है? जिसके अंदर आप अपने आप को किसी और पर्सन से कंपेयर करके आप ये सोच रहे हो दैट सब्जेक्ट आई डू नॉट हैव, वो चीज मेरे पास नहीं है, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव पॉवर्टी. यहाँ पे किसी को आप कंडक्टिव एनवायरमेंट नहीं है आपके पास, या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपने किसी को देखा और सोच रहे हो कि अच्छा ये चीजें तो मेरे पास नहीं है. हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से और खुद को पुअर समझ रहे हैं. इसके बाद है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. क्या क्या कॉजेज है? पर्सनल कॉजेज, मतलब इलिटरेसी, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस बात है आपको वोकेशन अच्छा नहीं मिलेगा. आइडलनेस, मतलब आप आलसी बहुत हो, आप काम पे जाना ही नहीं चाहते तो भी आपके पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी. सिकनेस, बीमार बहुत रहते हो. एक्स्ट्रावेजेंस, फजूल खर्ची बहुत करते हैं. एल्कोहोलिज्म, कोई भी आपको ऐसी एडिक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो. गैम्बलिंग, जुआ खेलने की आदत है. एंड मैनी मोर अदर कॉजेज आर देयर कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है या आपको जॉब ही नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है. अब इसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक मतलब जब आपको फाइनेंशियली बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप वैसे गरीब नहीं हो बट आपका फाइनेंशियली आप बैलेंस नहीं हो एट दैट टाइम, सो वो भी आपकी पॉवर्टी के कॉजेज है. एग्रीकल्चर कॉजेज में या तो आपकी फसल हुई नहीं है, मतलब आपकी फसल जो है अच्छी यील्ड नहीं दे पाई है, या आपके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं था कि वो आप फसल उगा पाओ. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि आपको जॉब नहीं मिल पा रही है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमारी गवर्नमेंट किसी को कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ दे रही है, किसी को बहुत कम अमाउंट दे रही है. अनप्रोडक्टिव होर्डिंग्स, जो अनुत्पाद हो रहा है ना उसकी कहीं ना कहीं से कोई जमाखोरी कर रहा है तो आपको आगे तक वो चीजें मिल भी नहीं पा रही हैं और इकोनॉमिक मंदी होने की वजह से आप किसी भी चीज के डिप्रेशन में हो. इसके बाद आते हैं ज्योग्राफिकल कॉज. पेस्ट बहुत ज्यादा आ गए हैं, मतलब आप वैसे गरीब नहीं हो, जैसे कई एक बार आपने सुना भी होगा बहुत सारी टिड्डियां आ गई थी तो उन्होंने भी अटैक कर दिया था फसल के ऊपर. नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, लाइक आप खेती कर सकते हो, आपके पास बीज बोने के भी पैसे हैं बट आपके पास उस जगह पे पानी ही नहीं है. नेचुरल क्लाइमेटीज, कोई आपदा आ गई है जैसे आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाए, आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ जाए, सो दैट में ऑल्सो कॉज द पॉवर्टी. नेक्स्ट आते हैं सोशल कॉजेज. एविल कस्टम्स, आपके कस्टम किसी कार्य को आपको करने से रोक रहे हैं जिसके वजह से आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पा रहे हो.
फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छी नहीं है, और इनएडिक्वेट मेडिकल एड्स, आप बीमार हो गए हो, कुछ भी आपको ऐसी मेडिकल इंजरी हो गई है, अच्छी कंडीशन आपको ना मिलने की, मेडिकल कंडीशन मिलने की वजह से आपका अब वही आपका एक ड्रॉबैक बन गया है। उसके बाद है पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज जैसे वॉर हो गया है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गई है, कोई इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड हुए हैं जिसकी वजह से भी अपने देश ने बहुत ज्यादा घाटा खा लिया है। सो दीज आर द ऑल्सो रीजंस फॉर द पॉवर्टी। पॉवर्टी ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट, मतलब आप कैसी जगह से बिलोंग करते हो, आपको कैसी इनकम वहां पे प्रोवाइड करती है और किन किन चीजों का आप फायदा उठा सकते हो, दिस इज ऑल्सो द कॉज। इसके बाद है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का मतलब है नाउ डेज इंडिया की पॉपुलेशन अभी थोड़ी, मतलब अभी वर्ल्ड में सबसे ऊपर हो गई थी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की थी, बट अभी चाइना ने हमसे फिर टॉप कर लिया है। तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी तो हमारे पास फूड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, हाउसिंग प्रॉब्लम आएंगे कि घर इतने कहाँ से लेके आएंगे, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो मुद्रा होती है उसमें कोई भी तरह की गिरावट आ जाए, फिर ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। जहाँ मान लो अगर मुझे एक जॉब लेनी है और वहां पे 10 या 1000 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारी ओवर क्राउडिंग है। लो स्टैंडर्ड का लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, लैंड पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि हमें यील्ड ज्यादा चाहिए, और कैपेसिटी टू सेव एंड इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाएंगे। एनवायरमेंट के पोल्यूशन इंक्रीज होंगे, और एजुकेशन में एडमिशन या अकोमोडेशन होने की वजह से क्या होगा, धांधलियां बहुत ज्यादा होगी और ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा रहेगी, एंड इनडिसिप्लिन इज ऑल्सो मोर। नेक्स्ट है पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया के मेन क्या क्या चीजें हैं, आप एडम स्मिथ की एक डेफिनेशन देखते हैं। मैन इज रिच एंड पुअर अकॉर्डिंग टू द डिग्री एट विच कैन अफोर्ड नेसेसरी कन्वीनियंस और अम्यूजमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों को गरीब तभी माना जाएगा जब आप अपने डेली लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड में होने वाली जो नेसेसिटीज हैं आप उन्हें ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। सो मेन कॉज ऑफ अर्बन पॉवर्टी का क्या है, प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू इम्प्रोविशमेंट ऑफ रूरल peasantry and the force them out to move out to village to seek subsistence in the cities or town। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि गांव के जो किसान है ना, वो जो शहर की चकाचौंध लगा लो या शहर में मिलने वाली ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लगा लो, जिसकी वजह से वो अपना जो गांव है वो छोड़ छोड़ के शहरों में आ रही हैं, जिसकी वजह से वो गरीबी में रहने को मजबूर है। उन्होंने अपना वो निवास स्थान तो छोड़ दिया, अब दूसरे स्थान पे आ गए, वो तो खाली जगह पड़ी है, बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग भी हो जाएगी। तो अर्बन की सबसे बड़ी ये है। और रूरल की है मैनीफोल्ड इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट और इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। रूरल में ये ज्यादा है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं आपकी सरकार को चलाने चाहिए वो एडिक्वेटली नहीं हुए हैं, आपके क्रॉप्स जो बिक नहीं रही हैं, आपको डेबिट क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं आपके पास हो पा रहा है, और आपको भी रूरल एरिया पे भी यही है, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी ना मिले, नहीं तो रूरल एरिया पे काम भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि खेती ज्यादा होती है। Since 1970 the India government has made poverty reduction a प्रायोरिटी लिस्ट में डाल लिया कि हम एसेस ऑफ एसेट बनाएंगे एंड इंक्रीजिंग वेज एम्प्लॉयमेंट, हम ज्यादा पैसे देने की कोशिश करेंगे जो मजदूर होते हैं, एंड इम्प्रूविंग एसेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज, और जो हमारे समाज में जो बेसिक सर्विसेज देते हैं, बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि स्वीपर्स हो गए या कोई भी बेसिक सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उनके भी हक में काम किया जाएगा। इन 1965 इंडियन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बीन लॉन्च, जिसके अंदर जो भी हमारे गरीब जन हैं उन्हें फूड परचेज नहीं करना पड़ेगा, उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ऑन अ वेरी लेस अमाउंट। तो सीरियल्स वगैरह हो सकते हैं इसमें, लोगों को चीनी भी मिलती है, राशन मिलता है, ठीक है, ये है। रूरल पॉवर्टी इज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी कम करते हैं, रूरल का मेन रीजन यही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो हमने अर्बन में क्या देखे कि ओवर क्राउडिंग होने की वजह से, लोगों की मूवमेंट, पीजेंट्री मूवमेंट होने की वजह से अब अर्बन एरिया पे पॉवर्टी ज्यादा होती है, और रूरल एरिया में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से या फिर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ना होने की वजह से, इरिगेशन ना होने की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से भी पॉवर्टी हमारे सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ बिग कंट्री, हमें पता है देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे हैं, और भी बहुत सारी इंडिविजुअलिटी है कि कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, क्रीड अलग है, कम्युनिटी अलग है। सो डाइवर्सिटी लीड्स टू क्या होता है,
प्रीजुडिसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इनइक्वालिटी होती है, कम्युनलिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनइक्वालिटी मतलब असमानता है, कम्युनलिज्म, संप्रदाय हो गए हैं, कास्टिज्म हो रहा है, रीजनलिज्म हो रहा है कि ये मैं इस धर्म से उस धर्म से हूँ, लिंगुअलिज्म हो रहा है। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी है। यू आर लिविंग इन अ प्लेन, कोस्टल एरिया, मार्शी एरिया, हिली एरियाज, तो वहां पे भी हैं। और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं, मतलब तबाही मची रहती है, ऐसे रीजन्स भी हैं। Unity in diversity. Indian land is a diverse culture, religions and community. Each great diversity of tradition, manner, habit, taste, custom, इन सबकी diversity है. So first diversity है, we speak different kind of language, we follow the different kind of culture and we achieve differently. So at a present हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है इनकी वजह से। तो हम जानते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? वेल एंडोव्ड बाय मदर, मतलब भारत जो है, हमारा जो मदर नेचर है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं। जैसे हमारे पास हमें ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिसके पास हिमालयन माउंटेन्स भी हैं, नॉर्थ में हैं जो हिमालयंस, ठीक है। वाटर बॉडीज भी हमारे पास, क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, और हमारे पास ओशियंस भी हैं, ठीक है। नदियां भी काफी बह रही हैं, प्लेन्स रीजन भी हैं, प्लेट्यू रीजन्स भी हैं, ड्रास्टिक ड्राउट रीजन भी हैं, और फ्लडी रीजन्स भी हमारे पास है। तो हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। बट इसके बाद भी हमारा देश जो है इनसे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं हमारी देश की गवर्नमेंट सिस्टम का नाम बताऊं तो वो भी 3 टीयर्स में गिवन है हमारे पास। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लेवल पे चीजें देखती हैं, और हमारी होती है तीसरी लोकल बॉडीज, जैसे विलेज पंचायत वगैरह हो जाएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएंगे। सो पीपल इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट, सबको इक्वल राइट है, सबका एक ही वोट देना है सबको। तो इससे भी हमारे डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है। रिलीजियस टॉलरेंस, सब एक दूसरे की धर्म की मतलब सही शून्यता बना के रखते हैं, माने चाइना। पीपल हैव इंडिया शोन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मैनी कल्चर, हम बहुत सारे कल्चर्स मना रहे हैं और हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमने क्रिसमस भी मनाया, हम न्यू ईयर भी मना रहे हैं, हमने थोड़े दिन पहले दिवाली भी मनाई थी, दशहरा भी मनाया था, ईद भी हमारे बहुत सारे बच्चे मनाते हैं, बहुत सारी जगह बहुत आराम से मनाई जाती हैं। बट बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, हमारे यहाँ हमने थोड़ा कम होता देखा है, बट स्कूल्स में होती हैं अब चीजें। तो हम बेशक से एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, पर डिनायल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम जैसे जगह पे रहते हैं, वी आर गोइंग टू अडेप्ट दैट सिचुएशन। जैसे सिचुएशन में आप रह रहे हो और आप अडेप्ट भी कर रहे हो। वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम कोई भी बात बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट्स है हमारे पास। इंडियन सोसाइटी में को एग्जिस्टेंस हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू मुस्लिम को रहना है तो वो अलग अलग रहेंगे, या हिंदू पार्शियन हो गए या कोई भी धर्म हो गया ऐसा स्पेसिफिक, उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा, सब वो एक जगह पे भी मिलके रह सकते हैं और सब एक यूनिफाइंग पार्ट कहलाएंगे। कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर है, पर फिर भी ऐसी कोई चीजें हमारे सामने नहीं आती। जैसे अभी कहा, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, इन सब के लिए भी हमें ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सारे ही धर्म को फॉलो करते हैं, वी आर कम्युनल। इसके बाद वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, हम सब मिलकर यूनिटी में ही ने मनाते हैं। और इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी वी आर कंट्रीज लिविंग लाइक अ यूनिटी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बांध के रखती हैं, और उसमें से हमारा कल्चर सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम की पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। फिर नेक्स्ट आते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, स्पैनिंग ऑफ एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया वास्ट कंट्री है जिसके पास डेजर्ट भी हैं, डेजर्ट एरियाज भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, स्नोई हिमालयाज भी हैं, लॉन्ग कोस्टल भी है, फर्टाइल प्लेन्स भी हैं। तो हमारे पास बहुत सारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज हैं, जिसमें कहीं पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ज्यादा है, रेयर प्लांट्स और हब्स पाए जाते हैं, कहीं पे बर्ड्स और एनिमल्स की जो वेराइटीज हैं वो बहुत ज्यादा मिलती हैं। जैसे द डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर द द्रविड़ लैंड एंड द 4 स्टेट ऑफ साउथ इंडिया ऑफर अ कल्चर ऑफ लिटरेसी एक्सपीरियंस इन नॉर्थ। कुछ हमारे साउथ के ऐसे भी स्टेट हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी के साथ भी जो स्पीकिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो भी पाई जाती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन रिलीजन। तो अगर आपको किसके बारे में लिखना है ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी में, तो आप बताओगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, स्नोई हिमालय, लॉन्ग कोस्टल प्लेन, डेजर्ट प्लेन, ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स, इनके साथ आप अपनी डेमोग्राफी दिखाओगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन रिलीजन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स आर फाउंड इन इंडिया।
वही क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख इज ऑल्सो, आर्य समाजी भी हैं, और बहुत सारे धर्म हैं जो जो हमारे यहाँ पे एक साथ ही रहते हैं। सो कुछ सबके वर्शिप करने के तरीके अलग हैं, तो उनके लिए जो उनके डिफरेंट प्लेसेस हैं वो भी हैं। हमारे पास यहाँ पे टेम्पल भी हैं, चर्च भी हैं, मॉस्क्यू भी हैं और गुरुद्वारा भी हैं। तो सब अपने अपने रिलीजन जो उनके कॉमन गोल्स हैं उसके हिसाब से सब अपनी पूजा करते हैं, अपनी वर्शिप करते हैं। एंड इनके बाद भी हम सेक्युलर कंट्री की तरह रह रही हैं। इसके बाद है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, देयर इज अ नो सच थिंग इन इंडियन लैंग्वेज। अब तक आपने देखा होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनिटी के साथ रह सकते हैं। सो देयर आर 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। दीज आर 554 डायलेक्ट स्पोकन इन द इंडिया, और इनके साथ 544 ऐसी बोलियां भी बोली जाती हैं। तो हमारे पास बहुत सारी लिंग्विस्टिक चेंजेस भी हैं कि कोई जो प्रांत है वो हिंदी भाषी है, कोई पंजाबी भाषी है, ऐसे ही कहीं में महाराष्ट्रियन बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, और बहुत सारे लोकल रीजन्स की अपनी लोकल या मदर टंग भी है। नेक्स्ट हमारी डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथिंग एंड अटायर, कि आप पहनावा कैसे पहनते हो। जैसे हमारी कंट्री में साड़ी पहनी जाती है, लुंगी भी पहनी जाती है, धोती भी पहनी जाती है, टर्बन्स भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, इवन कैजुअल्स और फॉर्मल्स भी पहने जाते हैं। तो इंडियन कल्चर भी बहुत डिफरेंट है। इसके लिए अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करो, हर एक स्टेट की अलग से ड्रेस भी मिल जाएगी और आपको अटायर भी अलग से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे सलवार कमीज, कॉलर जैकेट्स, कुर्ता, वेस्टर्न सब कुछ अलाउड है। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से अपनी अटायर पहन सकते हो। डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स भी अलग है। कोई रिलीजियसली किसी चीजों को खाता है, कोई किसी चीजों को खाता है। कुछ हमारे ऐसे भी लोकेलिटीज हैं जो बिल्कुल वेजिटेरियन है, वीगन्स आर देयर ऑल्सो। कुछ ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, और कुछ अपने रिलीजियस फूड भी खाते हैं। तो ये भी हमारी डाइवर्सिटी है। इसके बाद है कल्चरल डाइवर्सिटी, कि सब अपने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया जो है कल्चर का ही लैंडस्केप है। जैसे अगर आप कैलिडियास्कोप में से देखते हो ना, आप उसमें से आंखें ऐसे निकाल के देखते थे तो हमें ना अलग अलग पिक्चर दिखती थी। ऐसे ही अगर इंडिया के कैलिडियास्कोप में से देखा जाए तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे कल्चर्स दिखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे कल्चरल भी डाइवर्सिटी है, बट दिस डाइवर्सिटी नॉट डिसइंटीग्रेट आवरसेल्फ, दिस विल इंटीग्रेट आवरसेल्फ एंड it will also make our country unitedly. नेक्स्ट है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आई थिंक ये सबकी नॉलेज अपडेटेड होगी। और हाँ, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के अभी मैंने आपको 3 टीयर्स बताए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी होती है, रीजनल गवर्नमेंट भी होती है। तो सब आपस में डील कैसे करते हैं, दिस इज ऑल्सो द सिनेरियो। बट नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वी मस्ट लेस स्ट्रेस ऑन द कम्युनल अकॉर्ड एंड कम्युनल हार्मनी। संप्रदाय के हिसाब से नहीं सोचना है कि मैं फलाने संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, मैं फलाने से करता हूँ तो हम दोस्त नहीं हो सकते। ऑल कम्युनिटी शुड रिफ्रेन फ्रॉम द हर्टिंग द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द ईच अदर। सबको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का भी जो फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं उन्हें हर्ट ना करें। ऑल इंडियन शुड डेवलप अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सबको भाईचारे की भावना बना के रखनी चाहिए, और किसी को भी किसी भी रीजन से बंटवारा नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाए, कॉन्शियस करे लोगों को कि आवर कंट्री इज गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द यूनिटी एंड इट्स ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट की ऑल पीपल नीड्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है सोशल इनइक्वालिटीज। अब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से असमानता आती है, तो बहुत सारे रीजन है। जैसे एजुकेशन होती है, ठीक है, उसके बाद है लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉवर्टी है, इनके भी रीजंस हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटी आती है। तो हमारे पास कुछ अनडिजायरेबल सिचुएशन हमारे सामने आती हैं विच लीड social conflict and political instability, that is known as our inequality. So social inequality occurs when the social defined category of people do not have equal social status. मतलब सबके equal status ना हो, हेल्थ केयर प्रोग्राम एक से ना मिले, एजुकेशन एक से प्रोवाइड ना हो रही हो, और उनके लिए सोशल पोजिशन एक सी ना हो, स्टेटस अच्छा सा ना दिया जाए, हेल्थ एंड वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो, दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द सोशल अनइक्वालिटी. मेजर्स क्या हैं? अनइक्वालिटी इन कंडीशंस, की उनको जो स्थितियां मिल रही हैं, परिस्थितियां मिल रही हैं, वो समान नहीं है, अपॉर्चुनिटी डिफरेंट मिल रही है. इसके ऊपर 2 थ्योरीज है हमारी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी
और है हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस आप इतना जान लो कि हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। इसके बाद है हाउ सोशलिस्ट स्टडी द सोशल इनक्वालिटी। इनक्वालिटी मैंने अभी आपको बताया कि इनक्वालिटी हमारी आइडियोलॉजी में हो सकती है कि हम किसी को मानते किसी को नहीं मानते, वहां से हमारी इक्वालिटी चलती है। स्ट्रक्चरल इनक्वालिटी हो जाती है, कोई कैसे रहना चाहता है। अभी हमने पीछे पढ़ी थी कल्चरल इनक्वालिटी, अटायर्स में इनक्वालिटी हो सकती है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशंस। तो 3 पे बात करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, जैसे एजुकेशन, जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, वेल्थ है, पॉवर्टी है, ऑक्यूपेशन है और पावर है। जब इन चीजों में इनक्वालिटी आए जो हमें कंडीशन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। आइडियोलॉजिकल में आ जाएगा कि आप लाइफ को कैसे सस्टेन रखते हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपके फॉर्मल लॉज क्या हैं, ये सारे हमारे आइडियोलॉजी में आ जाएगा। क्योंकि हमें आइडियल होके कुछ ना कुछ ऐसे कस्टम्स फॉलो करने ही होते हैं, वो हमारी कंट्रीज के रूल बुक ने बनाए हैं। सोशल रिफॉर्म्स हैं, लाइक हमारी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ ऐसी रूढ़िवादिता हो सकती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे पैट्रियार्की है, तो वो भी हमारी इविल्स की तरह काम करते हैं और देश में या समाज में जो रिसोर्सेज है उन्हें ना अच्छे से यूज करते हुए उनका डिलिनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अनइक्वालिटी सामने आ रही है। जैसे जेंडर अनइक्वालिटी आ जाएगी, रेशियल अनइक्वालिटी आ जाएगी, सोशल अनइक्वालिटी के ही पार्ट हैं। तो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर अलग अलग रोल प्ले करते हैं, बट जब उन रोल्स को इक्वली ना समझ के अनइक्वल समझा जाए तो दैट इज नोन एज आर अनइक्वालिटी इन सोसाइटी। फिर है नेक्स्ट इनइक्वालिटी एंड सोशल क्लासेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। हमें पता है हमारे पास कुछ मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं और होते हैं अपर क्लास। देयर एग्जिस्ट 2 मेजर सोशल क्लासेस इन सिग्निफिकेंट। 2 है हमारे पास मेजर क्लासेस है। एक तो वो है जो ऑनर है किसी चीज के, ऑनर्स, एंड दूसरे हमारे लेबर। 2 रूप में बांटा जाता है। सो सोशल क्लास स्ट्रांगली एसोसिएट विद द प्रेस्टीज और प्रिविलेज। हमारे दो से जुड़ा होता है। एक तो वो जिनके पास पूरी प्रतिष्ठा है, उनके पास पूरे प्रेस्टीज है और प्रिविलेज्ड हैं वो, तो और उनके साथ जो जनरेशन नीचे की चली आ रही है ना, वो भी प्रिविलेज्ड है। और कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें लेबर की तरह काम किया था और सालों जनरेशन टू जनरेशन उन्हें लेबर्स की तरह काम ही करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी इनकम में भी कोई अच्छा मुनाफा नहीं है, वेल्थ में अच्छा मुनाफा नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, पेंशन लेवल अच्छा नहीं है। तो सोशो इकोनॉमिक वे बिल्कुल डिप्राइव्ड होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी हायरार्की की तरह काम कर रहे हैं। हमारे में 2 टाइप के लोग हैं, या तो वो ऑनरशिप के अंदर हैं या फिर हमारी लेबरशिप के अंदर है। नेक्स्ट है हमारी जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी हमने पीछे पढ़ा था कि जिसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। यहाँ पे आप सेक्सिज्म भी पढ़ोगे, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको आपके लिंग आधारित भेदभाव किए जाते हैं आपके। देखो अब आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ना ट्रोल भी होते हैं इन चीजों को लेके कि बाय बर्थ दे आर मेल इन नेचर, बट अब वो बनना चाहते हैं फीमेल। और कुछ ऐसी फीमेल भी होते हैं बाय बर्थ दे आर फीमेल बट दे आर बिहेविंग लाइक अ मेल, और टॉमबॉय टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो इसमें क्या है कि उनकी जो सोशल एस्पेक्ट है जेंडर का, वो मेल है फीमेल का, और मेल का वो फीमेल है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी एजेंसियां, और अब तो रूल्स भी निकाले, 377 आपने सुना भी होगा, वो जाके आप रीड करोगे खुद से, जिसके अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो रहा है। और हम सब इन डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस से दूर रहते हुए ग्लोबल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके बाद रेशियल और एथनिक इनइक्वालिटी, जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक नस्ल या किसी स्पेसिफिक जाति को लेकर, स्किन कलर को लेकर, रेशियल तो सीधा स्किन कलर से जुड़ी हुई है। जैसे अभी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत बात चली थी रेशियल इनइक्वालिटी को लेके, व्हाइट और ब्राउन कलर के लोगों में, व्हाइट और ब्लैक में चली थी। तो यहाँ पे अनइक्वल होता है ट्रीटमेंट, किसके वजह से, रेसेस की वजह से। उसके बाद एज इक्वालिटी की, आप छोटे हो तो आपको दिमाग नहीं होगा, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, प्रिविलेज माना जाता है और रिक्रूटमेंट नहीं की जाती है। दिस इज ऑल्सो द इनइक्वालिटी। दिस इज नोन एज एजिज्म। एजिज्म का मतलब है जो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, आपको एज अ अडल्ट काउंट ना किया जाए और आपकी एज को ही आपका नॉलेज पैरामीटर माना जाए। तो वो इनइक्वालिटी भी यही मानी जाएगी जब आपके साथ अनफेयरली ट्रीट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ योर एज। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटीज इन हेल्थ। इनइक्वालिटी इन हेल्थ का क्या मतलब है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हमारी हेल्थ केयर पे भी स्ट्रेस हुआ है, ओवर क्राउडिंग का, जिसकी वजह से आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप इतना हेल्थ जो चीजें हैं वो
अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब आपके साथ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में इनइक्वालिटी होने लग जाएंगी, दैट इज नोन एज अनइक्वालिटीज इन हेल्थ। अनइक्वालिटीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप के लोग हैं, जिसमें कुछ ऑनर हैं और कुछ लेबर्स हैं, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन और अमीर होते जा रहे हैं और लेबर जनरेशन बाय जनरेशन और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो वो कार्य भी अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी घटती जा रही है। सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में यही है, हमारे ग्रुप्स को 3 ग्रुप में मेनली डिवाइड किया गया है, लोअर क्लासेस, अपर मिडिल क्लासेस और हायर क्लासेस या अपर क्लासेस, जिसके अकॉर्डिंगली उनको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी हो जाए इकोनॉमिक बेसिस पे, कोई अमीर है तो उसके साथ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है और कुछ गरीब हैं तो उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फैक्टर इम्पैक्टिंग द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमिक को, कि वेजेस ऑफ मार्केट, मतलब आपकी मजदूरी का आपको क्या मिल रहा है। किसी को बैठ के आना है 5 घंटे 6 घंटे और उन्हें लाखों में सैलरी मिल रही है, कोई पूरे दिन इतना फिजिकल लेबर करते हैं और फिर उन्हें 500 रुपए भी लेबर के नहीं मिल पाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर वेजेस। सम पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और डिमांड ऑफ टाइप ऑफ वर्क। अभी अब मैंने कहा कि आप कुछ बैठ के आते हो और 5 लाख या 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो और आप पूरे दिन लेबर करके आते हो तब भी आप ज्यादा नहीं कमा रहे, तो आप कैसी स्किल्स रखते हो, दिस वन इज टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल। और इसका क्या रीजंस है, आप कितना टाइम दे पा रहे हो अपने आप को, आप कितने कंपटीशन में हो और आपने डिमांड कैसी रखी है। यू आर इन अ हाई डिमांड और यू आर इन अ लो डिमांड, तो भी आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और आपकी जॉब में कितना कंपटीशन है, दिस विल ऑल्सो डिमांड योर, this will also leads to your economic strength. Next आते हैं education inequality. There is also a inequality in our education system also. देखो बहुत सारी जगह इनइक्वालिटी हो रही है, द अपर क्लास या फिर हम बोल सकते हैं कि जनरल कैटेगरीज के साथ भी। मैंने पीछे भी एक क्लास में एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर जो SC या ST क्लास का बच्चा है वो क्रॉस कर जाता है या उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है, और जनरल क्लास का बच्चा पढ़ता भी उतना ही है, उससे ज्यादा ही, इवन उसके मार्क्स भी ज्यादा हैं, बट ही और शी इज नॉट एबल टू क्लियर दैट टेस्ट। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। और कुछ ऐसी भी रीजंस हैं कि आप हायर एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब आपको पास पॉवर्टी है या सोशली आप इतने एक्टिव नहीं हो या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इनकम अच्छे नहीं है, आप लोन भी नहीं ले सकते हो, दिस विल आल्सो इन्फ्लुएंस योर एजुकेशनल इनइक्वालिटी। सो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, जेंडर है या किसी स्पेसिफिक जेंडर से हो, या आप पॉवर्टी ट्रैप में ही फंस के रह गई हो, जो पीछे हमने बात की थी कि लेबर का बच्चा जनरेशन बाय जनरेशन लेबर ही पैदा हो रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी लिटरेसी। लिटरेसी इज अ ब्रिज फॉर मिजरी फॉर होप। कॉफी अन्नान का ये कहना है कि साक्षरता दुख में एक आशा की किरण की तरह, पुल की तरह है, क्योंकि लिटरेट जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने वोकेशन भी देख ले। और हमारी लिटरेसी का ये भी फायदा है, लिटरेसी का मतलब होता है कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी है कि आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, आपको वेजेस भी अच्छे मिलेंगे। सो लो लिटरेसी का रिजल्ट ये है कि आपको सोशो इकोनॉमिकली लो रहना पड़ेगा, आपका कंजर्वेटिव कल्चर हो जाएगा, और आपको जैसे हमने पीछे पढ़ा हायरार्की में आपकी डिस्पैरिटी जनरेशन बाय जनरेशन भी जाएगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी। वेजेस कम रहेंगे, अनइक्वालिटी फेस करोगे, पॉवर्टी फेस करोगे, इकोनॉमिक नॉट स्ट्रेंथन अप रहोगे, आइसोलेशन भी करना पड़ सकता है, मतलब आप अच्छे जगह पे जाओगे। तो अगर आप एक इलिटरेट हो तो आप खुद को बहुत ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट समझोगे, और सोशो इकोनॉमिक तो आ ही रहे हैं आपके चेंजेस, और इससे क्या होता है, इलिटरेट पॉपुलेशन की वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी डिक्रीज होता है हमारी कंट्री का। नेक्स्ट है द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ने करा था May 5, 1998, व्हिच एम टू एरेडिकेट द इलिटरेसी। यहाँ पे ये था कि हम निरक्षरता अपने देश से बिल्कुल हटा देंगे, और यहाँ पे टारगेट ग्रुप थे 15 से 35 साल के वो लोग जो लिटरेट नहीं थे। सो इसमें 3 की पॉइंट पे बात की गई थी, 3 स्कीम से चलाई थी, TLC टोटल लिटरेसी कैंपेन्स, PLP पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, CEP कंटिन्यूइंग एजुकेशन, GSSS जन शिक्षा संस्थान।
ये 3 चीजें थी, अर्थ है हमारे प्रोग्राम्स जो स्कीम्स जो थी चलाई गई थी। हमारे गवर्नमेंट ने इस इलिटरेसी को खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, क्लब्स बनाए हैं, ऐसे ही हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल हो गए हैं। मिड डे मील्स इज आल्सो प्रोवाइडेड कि हम लिटरेसी को इम्प्रूव कर सके, और हमारी कंट्री ने क्लब सिस्टम भी बनाया है, रोटरी क्लब, लायन क्लब्स, ऐसे सिस्टम्स भी बनाए हैं जिससे भी हम क्या कर सके, विलेज में जाके लोगों को लिटरेट करने का काम कर सके। और क्या क्या हमारी कंट्री ने स्टेप्स उठाए हैं, फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। डिफरेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। कम्युनिटीज हैं जो फंड अलाउ करती है, स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है। और जैसे जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लिटरेट इलिटरेट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के भी बहुत सारे स्टेप्स चलाए गए हैं। और सम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी लाइक मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैं, जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सारी। और इन्हें डिकेड से प्लान चलाए गए हैं कि ये अपने आप की लिटरेसी को अटेन कर सकें, और इन्होंने अटेन भी किया 85%। ये हमारी लिटरेसी रेट है जो सेंसस 2011 के बाद मेल और फीमेल की लिटरेसी को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रखा है। सो एजुकेट, हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर आप एक मैन को एजुकेट करते हो तो आप इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हो, और अगर आप फीमेल को एजुकेट करते हो तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब जस्टिस पे बात करेंगे। जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है। Justice defined in the specific term, Plato and the Greek philosopher defined justice as a virtue of action, कि आप कैसे कार्य करते हो। In every society, concept of justice is predetermined norms and values prevailing therein। मतलब जब जस्टिस की बात की जाएगी तो आपको सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट बिहेवियर, तो आपके साथ क्या होगा। तो जस्टिस में क्या है आपके पास, कि आपके पास कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंडर ही आपको बिहेव करना होता है। और जस्टिस का मतलब है कि आप जो है जिस भी सोसाइटी से हो, आपके सर्कमस्टेंस को देख के हुए आपको राइट और रॉन्ग बताया जाएगा, दैट इज नोन एज जस्टिस। तो जस्टिस एक लीगल प्रोसेस भी है और लीगल सिस्टम भी है, जिसमें जो हमारे कौन काम करते हैं, हमारे इंडिया में हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है, हमारी न्यायिक प्रणाली काम करती है। काइंड्स ऑफ जस्टिस है नेचुरल जस्टिस, लाइक किसी नेचर के अंडर या फिर किसी नॉर्मल सिचुएशन के अंडर आपको जस्टिस मिल रहा है। लीगल, जब आप पुलिस कचहरी तक जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल जस्टिस की आपने कोई स्टेट या गवर्नमेंट या किसी पार्टी के तहत कुछ भी बोल दिया है। नेक्स्ट सोशल जस्टिस, आपने समाज की किसी भी चीजों को ठेस पहुंचाई है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है आपने जैसा कार्य किया आपको उसका वेजेस आपको मिलना चाहिए, और ये मतलब आपके यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड है। एंड देयर आर अदर काइंड ऑफ जस्टिस आल्सो, रिलीजियस हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो हम हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक एंड सोशल एंड डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, सेक्युलरिज्म बनाए रखने के लिए हम जो जो कार्य करते हैं वो हमारे जस्टिस के अंडर ही आते हैं। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, पेशेंस लेवल बना के रखेंगे, टॉलरेंस दिखाएंगे, सिंपैथी बना के रखोगे, लोगों के लिए सर्विस और सेक्रीफाइस की भावना रखेंगे, म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल गुडविल बना के रखेंगे, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल बना के रखेंगे। हम दूसरों को माफ करने की टेंडेंसी भी बनाएंगे, एंड नॉन वायलेंस बनाएंगे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉड माइंडनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। मतलब हम अपने दिमाग को ऐसे बनाएंगे कि ब्रॉडर टर्म में सोचें और सेल्फ कंट्रोल बना के रखें। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है हमारे सामने जो हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, पर फिर भी हम उन्हें इग्नोर करके निकल जाते हैं, बिकॉज दिस वन इज नॉट रिटन इन द रूल बुक कि आप किसी और के मैटर में इंटरफेयर करें। नेक्स्ट आते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस लाइट एट द कोर ऑफ डेमोक्रेटी, हमारा हमारी लोकतांत्रिक सोशल नेशन और हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप है उसको बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज अ ग्रेट कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, हमारे देश को एक महान राष्ट्रमंडल बनाने के लिए नेसेसरी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और सोशल जस्टिस की। अगर किसी के खिलाफ कुछ हो भी रहा है तो वो न्याय प्रणाली पे विश्वास बना के रखें, और कम्युनलिज्म और प्रोविंशियलिज्म जो भी है वहां से हम उस टाइप के इविल्स को दूर कर सके, नैरो जो चीजें हैं। सो इंडियन सोसाइटी मस्ट फर्म फेथ इन द प्रोविजन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का यहाँ पे क्या है कि आप अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करते करते किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, जैसा भी हो, मतलब कास्ट पे, रिलीजन पे, किसी भी चीज पे।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी सबसे ऊपर है, ये आर्टिकल 14 ने बोला है। नो डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 ने बोला है। अपलिफ्ट, हमारी जो भी कास्ट है, जो भी रिलीजन है, जो भी कम्युनिटी है, वो अपने आप को अपलिफ्टमेंट कर सकती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो लोअर क्लास थी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें अनटचेबल माना जाता था, उसको भी रिमूव किया है। नो प्रोहिबिशन आर्टिकल की किसी चीज का निषेध नहीं होगा, चाहे वो कोई सी भी क्लास कास्ट से है। नो एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल अंडरलाइंग सोशल जस्टिस। ऐसे कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू वर्क, सबका ये अधिकार है कि वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं और वो अपना राइट टू वर्क भी है उनके पास। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन, की नेशनल वेल्थ को बनाने के लिए वो मैक्सिममली अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी, सब आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की वो गुहार लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, की हमारी जो पावर्स हैं उनका विकेंद्रीकरण किया जाए, किसी एक के पास ही पूरी सत्ता ना हो। नॉर्म्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के मानदंड क्या क्या हैं। इरेडिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहला ये आप डिस्क्रिमिनेशन करो, इक्वालिटी बना के रखें। प्रैक्टिसेस जो भी हैं वायलेट करेंगे हम, जैसे अनटचेबिलिटी है, सेक्स क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो भी, उसे प्रोहिबिट कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे डिफरेंसेस को, और प्रमोट करेंगे हम सोशल मेजर्स लाइक शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स है, इनके लिए अच्छे प्रोविजंस बना के और इनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है स्टेप्स टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो सोशल जस्टिस को बनाने के लिए लिए हैं। राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, 6 से 14 साल को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। हर एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट का है, सब लीगली अबॉलिश्ड हैं जो अनटचेबल वगैरह ऐसी चीजें करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस है कि आप सोशल जस्टिस फाइंड आउट करने के बाद ऐसे इक्वली आपको वेजेस का जो भी, मतलब आप जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और कोई आपको इकोनॉमिक वैल्यू की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकता ऑन बेसिस ऑफ योर इकोनॉमी। सो द पॉजिटिव टर्म में हम ये बोले कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इट इज आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि आप जिस भी प्रकार से हो, जैसे भी हो, आपके पास ऐसे कुछ राइट्स हैं जिसके तहत आप काम कर सकते हो। आपके पास राइट टू वर्क है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, तो आप अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए सारे कार्य भी कर सकते हैं। नॉर्म्स फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक जस्टिस को आर्थिक न्याय को बना के रखेंगे। As a consequences of capitalization and feudalism, a people in our country become extremely rich while the, यही बात मैंने अभी की थी कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो रिच थे ना वो रिचर और रिचेस्ट होते जा रहे हैं और जो पुअर थे वो पुअर और पुअरेस्ट होते जा रहे हैं। तो इनको नॉर्म्स बना के रखना है कि हमारी कंट्री को हम कैपिटलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करें कि कुछ पावर सिर्फ इन्हीं लोगों के पास ना रहे। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे भी आपकी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रही हैं, वो कुछ लोगों के हाथ में ना जाए। उनका गोल ये रहे कि सभी नेशन के सभी लोगों का उन पे अधिकार है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक ही जगह पे ना जाए, प्रोडक्शन भी एक जगह पे ना जाए, ओनरशिप चीजें एक जगह कंट्रोल ना हो, रिसोर्सेज का आवंटन हो, एम्प्लॉयमेंट दी जाए और इक्वल पे हो वुमेन और मेन की, एंड इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाए अगर वो लोन वगैरह लेना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट दो, बट 14 से कम साल के बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, कॉपरेट करके चलना है, ह्यूमन कंडीशंस बना के रखनी है, एंड समटाइम वी हैव टू गिव देम लीव एंड रेजिडेंसी। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकता है और अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग वो चल सकते हैं। सो वी कांट रेजिस्ट द बैकवर्ड क्लासेस, वी कांट रेजिस्ट एनीवन टू टेक देयर एजुकेशंस, एंड देयर इज आल्सो राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो हम किसी को एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते। दीज आर द पार्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट है हमारे माइग्रेटिंग पॉपुलेशन। माइग्रेटिंग पॉपुलेशन क्या है? लोगों की मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होना हमारी माइग्रेशन कहलाता है। सो ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग इन द न्यू लोकेशन। मतलब कुछ तो इंटेंशन लेके चलते हैं ना कि हमें किसी लोकेशन पे जाना है, उसका रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। सो नोमैडिक मूवमेंट्स आर नॉर्मली नॉट रिगार्डेड एज अ माइग्रेशन। जैसे कोई लोग अपनी जगह बदलते रहते हैं, लाइक आपने देखा होगा जो ये गडरिया वगैरह होते हैं या गऊ का पूरा जो रेड लेके चलते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, तो इन्हें आप माइग्रेंट्स नहीं बोलोगे। ये और टूरिस्ट को भी आप नहीं बोलोगे, पिलग्रिम्स को भी आप माइग्रेंट नहीं बोलोगे, बट किसी स्पेसिफिक रीजन से जब वो अपना एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे रहने लग जाते हैं तो आप उन्हें माइग्रेशन बोलोगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंसिडरेबल डिस्टेंस, उनको अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री या अपने स्पेसिफिक प्लेस से दूसरे स्पेस पे कुछ डिस्टेंस कवर करना होता है। दो टाइप के माइग्रेंट्स होते हैं हमारे पास, इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स।
इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो इंटरनेशनली मूव कर जाते हैं, और इमिग्रेंट्स क्या हैं, जिन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया है। तो एमिग्रेंट वो हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया है, इमिग्रेंट वो हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे चले गए हैं। तो इमिग्रेंट क्या हुए, जिन्होंने कंट्री छोड़ दी और जहां पे वो चले गए वो इमिग्रेंट्स कहलाए हैं। मोस्ट इंटरनल माइग्रेंट्स आर द अर्बन एंड रूरल एरिया। बहुत सारे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रूरल एरिया के लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट या फिर चकाचौंध दे के अपने स्थान से मूव कर जाते हैं, और कई बार वो रेफ्यूजीज भी बन जाते हैं, मतलब जबरन करना भी पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं या लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। सो दीज आर द आल्सो टाइप्स ऑफ नीड या फिर कैरेक्टरिस्टिक जब उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है। व्हाई डू पीपल माइग्रेट है, सबसे पहली कंडीशन है इकोनॉमिक, कि वो जॉब के लिए जा रहे हैं, इनकम स्टैंडर्ड के लिए, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड बनाने के लिए। दूसरा है सोशल, अपॉर्चुनिटी बेटर मिलती है, मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, दे आर डिजायर कि उनके फैमिली और फ्रेंड्स वहां पे हो, ये भी हो सकता है। पॉलिटिकल रीजन क्या है, परसेशन हो रहा है, मतलब कई जगह पॉलिटिकल रीजन है, यहाँ पे क्या है, लोगों को दबाया जा रहा है, ठीक है, और फोर्स किया जा रहा है बच्चे को, उन आदमियों को, कि वो वैसे ही जो जीवन है उस जीने के लिए मजबूर हो जाएं। एनवायरमेंटल रीजन है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया है, ड्राउट्स आ गए हैं, एपिडेमिक आ गई है, वोल्केनोस आ गए हैं, इरप्शन हो गया है बहुत सारी, तो यील्ड अच्छी नहीं हो पा रही है। एंड एजुकेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर, बहुत सारे लोग जो हैं अपने लोकल एरियाज में रह के पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, तो पढ़ाई के लिए भी बाहर जाते हैं। एंड मैरिज इज ऑल्सो अ फैक्टर जिसकी वजह से माइग्रेशन करना होता है। नेक्स्ट है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है, नेगेटिव होम कंडीशन। कई बार ये होता है कि हमारे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी हमें माइग्रेशन करना पड़ता है, लाइक फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। पुल फैक्टरी है, पुश फैक्टरी है कि जिन्हें धक्का देके बाहर निकाला जा रहा है कि जाओ जाओ और ये काम करके आओ। और पुल फैक्टरी है कि आप किसी डेस्टिनेशन को देख रहे हो और वो डेस्टिनेशन आपको आपकी तरफ खींच रही है, वहां पे जॉब अच्छी है, वहां पे मेडिकल चीजें हैं, टैक्स लो है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। सो दीज आर नोन एज पुल फैक्टर। टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या है, स्टेप माइग्रेशन और चेन माइग्रेशन, ये दो हैं। स्टेप माइग्रेशन का मतलब है आप किसी वजह से कर रहे हो, और चेन माइग्रेशन का मतलब आप एक गए हो और एक एक रीजन के बाद आपके साथ बहुत सारे लोग जो है माइग्रेशन कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है आपकी, जो पहली बात तो आप माइग्रेशन करी किन चीजों के लिए, जॉब के लिए, हाउसिंग के लिए। सो डिपार्चर हम कर रहे हैं कि हमें रिलीफ मिल जाए जो भी हमारी नहीं अच्छी चीजें थी। एमिग्रेंट्स क्या है, उन्हें मनी अपनी फैमिली को भेज सकते हैं, बाद में वापस भी आ सकते हैं, रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट भी हो जाएगा वहां पे। सो कंट्री में जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है वो भी कम हो सकती है। एंड होस्ट कंट्री एक्वायर यंग एनर्जेटिक, और जिस कंट्री में वो लोग जा रहे हैं उन्हें ज्यादा यंग एनर्जेटिक लोग भी मिल रहे हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो द रीजन, कहीं पे कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से भी लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता, और चीप लेबर वेजेस भी इनका रीजन है। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन क्या है, द कंट्री ऑफ डिपार्चर लूजेस मोस्ट इंटरप्राइजेस इंडिविजुअल, मतलब जिस कंट्री से वो लोग जा रहे हैं उन्होंने उस इंडिविजुअल को अपनी कंट्री से खो दिया है। ओनली द वेरी यंग एंड ओल्ड रिमेन क्रिएटिंग द विस्कस सर्कल ऑफ द डिक्लाइन, और बहुत ज्यादा यंग मतलब बहुत छोटे बच्चे वहां पे रह रहे हैं या बहुत ज्यादा बूढ़े बच्चे रह रहे हैं, तो यंग जनरेशन तो पूरी चली गई है। ग्रोथ ऑफ इमिग्रेशन कल्चर, मतलब जो हमारे जहाँ पे जाके एमिग्रेंट्स रहे हैं वहां पे उस कल्चर का ग्रोथ भी होने लग जाते हैं। इनहेबिटेंट डिपेंड ऑन द रेमिटेंस फ्रॉम द पीपल हु हैव इमिग्रेट, तो निवासी उन लोगों से प्राप्त धन पर निर्भर है जो प्रवास कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग रह गए हैं वो डिपेंडेंट है कि कनाडा कौन गया है वो उन्हें धन बेचते। एंड द होस्ट कंट्री देयर इज अ इंक्रीज प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज और हाउसिंग, तो जिस कंट्री के लोग वहां से चले गए उन पे हाउसिंग करने का भी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो रहा है, एथनिक माइनॉरिटी बढ़ जाती है, मतलब जिनके पास पैसा है वो तो चले गए और रह गए हैं पीछे के लोग। ओवर क्राउडिंग हो जाती है सिटीज में, और डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स कैन डेवलप द प्रीडोमिनेंसी ऑन यंग एंड मेल माइग्रेंट्स पे। नेक्स्ट हमारा इंक्लूजन ऑफ ग्रोथ, तो वृद्धि समावेशन कैसे करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में समझना है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन इन आवर सोसाइटी। सो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस द पॉवर्टी। गरीबी को घटाने के लिए जो भी समावेशन आप करोगे, सबको लेके आओगे, सबका साथ मांगोगे, वो इंक्लूजन है। एंड वी हैव टू एक्सेस द एसेंशियल सर्विसेज, लाइक हमें अपनी जगह पे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और स्किल सर्विसेज बढ़ानी चाहिए, एंड एम्पावरमेंट भी देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं माइग्रेंट ना करें और वो अपनी जगह पे ही रहें। और इसका ये भी है कि हम अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें देते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हमारी जेंडर सेंसिटाइजेशन भी होता है और जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता है। एंड एज पर OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ इन इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप इंक्लूड कर रहे हो सबको, डाइवर्सिटी है आपके पास, तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी सोसाइटी को
डेवलप कर सकते हो। नीड क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इसमें 2nd बाय पॉपुलेशन एंड 12th बाय लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो हमें एक्सचेंज रेट देखना है, पब्लिक प्राइवेट चीजें देखनी है, पीपीपी देखनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होता रहे और हमारे नेबर नेशंस के साथ भी हम अच्छे रिश्ते बना के रखें। एक्सक्लूजन किस चीजों का करना है, जो भी आपको डिवाइड करना है ना, जिस जैसा भी डिस्क्रिमिनेशन है उसे हमें एक्सक्लूड करना है, पॉवर्टी को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूजन को बढ़ाना है, स्किल्स हमें प्रोवाइड करनी है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे जो पॉलिटिशियन है या फिर कोई भी सोशल ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो उन सबको आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमें जीडीपी को स्टडी करना चाहिए कि कितनी जीडीपी हमारे करप्शन को खत्म करने में जा रही है। बट अगर हमारे पास इल ट्रीटमेंट होंगी नहीं तो हम अच्छे से अपनी जीडीपी को हमारे देश के डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। और हमें चाइल्ड लेबर को बैन कर देना है, जो भी स्पॉइल चीजें हैं हमें उन्हें बैन कर देना है, लिटरेसी को बढ़ाना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने हैं कि लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े। अचीवमेंट ऑफ 9% ऑफ जीडीपी ग्रोथ अगर ग्रोथ में लगा देंगे तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी ज्यादा कर पाएंगे, इनकम ज्यादा बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, एजुकेशन अच्छी मिल सकती है हमें, और इंक्लूसिवनेस होने से हमारी हेल्थ केयर चीजें हमें मिल जाएंगी, वीमेन और चाइल्ड को भी ध्यान रखेंगे, एंड वी कैन बिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। इवन एट इंटरनेशनल लेवल देयर इज अ कंसर्न अबाउट द इनइक्वालिटीज, तो उन्हें रिमूव करें, एंड वी आर अप्रोचिंग द इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव poverty reduction is also the element, employment is also the, and equal opportunity is the also element of inclusive। तो कौन कौन से हैं, poverty को खत्म करें, रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दें, एम्प्लॉयमेंट दें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, वेजेस का सेक्युलर सेक्टर बनाएं, इंडस्ट्रीज दें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कराएं, तो लोग जो हैं इंक्लूसिवली आके वहीं रहेंगे। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए पॉवर्टी कम करनी है, इंक्लूसिव प्रोडक्टिविटी बनानी है, पुअर कंडीशंस को रिमूव करना है, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना है, टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना है चीजों को, और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से हम जो है इनइक्वालिटी, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उसे रिमूव कर सके, और सोशल जितने भी चैलेंजेस या इविल्स हैं हमारे समाज में उन्हें हम रिमूव कर पाए नई ग्रोथ और नई अचीवमेंट को पाने के लिए। सो हमें टाइम लग सकता है रिफॉर्म करने में, आउटकम्स लेने में, बट वी कैन सस्टेन आवर इंक्लूसिव ग्रोथ बाय विच वी कैन डेवलप आवर कंट्री वेरी फ्रेंडली and very nicely and in a short period of time. So it is all about our today's topic. I hope you are liking the session और आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं. If you are finding anything confusing or which is not understandable तो आप comment कर सकते हो. So do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye. Take care.